हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नागराज की कॉमिक्स शानदार नाग पाशा, जिसमें होगी नागराज और नाग पाशा की रोमांचक टक्कर। ये खजाना सीरीज की चौथी कॉमिक्स है। अगर आपने इससे पहले की 3 कॉमिक्स हैं, शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज कांत और जहर, अगर नहीं पढ़ी हैं तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, तभी ये कॉमिक्स क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स नाग पाशा, जिसमें नागराज पहुंच चुका है सपनों के मंदिर के पास। नागपाशा नागराज, एक रोमांचक विशेषांक, एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। किस दिन ये नॉवेल्टीज़ की भी एक अलग से वीडियो दिखाएंगे आपको, फ्री श्रृंखला। हा 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 हा। नागराज को बंदी बनाकर मेरे सामने लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। नागतंत्र का नगीना, अब एक तरफ हट जा और देख कि अपनी शक्ति से नागराज के चीथड़े कैसे उड़ाता है नाग पाशा। पाशा पाशा। अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली नगीना। रुक जा नागपाशा, मैं नागराज को यहाँ बंदी बनाने की जगह लाश ही बनाकर ला सकती थी, लेकिन मैं नागराज की लाश देखने से पहले वह खजाना देखना और हासिल करना चाहती हूँ जो तुम नागराज को जिंदा या मुर्दा तुम तक पहुँचाने वाले को इनाम में देने वाले थे। और वह मेरा इनाम है नागपाशा, मुझे वह मिलना ही चाहिए। इनाम? हाँ हाँ, इनाम तो तुम्हें मिलेगा नागतंत्र का नगीना, लेकिन वह इनाम खजाने के रूप में नहीं, मौत के रूप में होगा। ताड़, ओह धोखा। हाँ हाँ, तुम इसे जो कुछ भी कहो जो सुंदरी, लेकिन इसमें इसे व्यापार कहता हूँ, और अच्छा व्यापारी वही होता है जो हमेशा अपने फ़ायदे की सोचे। हाँ 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 हाँ। मेरा नाम नगीना है नागपाशा, नागतंत्र का नगीना। तेरे जैसे कई नागपाशा मेरे जाल में फंसकर दूसरे लोग की सैर कर रहे हैं। सर्राट, मैं भी तुझे नरक भेज उनके पास नरक भेज दूंगी। नरक में पहुंचने वालों का तो मैं लीडर हूँ नगीना, क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादातर लोग काम मैंने ही वहाँ पर भेजे हैं। कड़ा क्रैश। आहा, नागपाशा काफ़ी शक्तिशाली है। ऐसे तो हमारी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रहेगी, पर मेरा फ़ायदा इसमें है, इससे जीतने में नहीं। मगर ये मेरे हाथों से मर गया तो मेरा ही नुकसान होगा। बड़ा मेरा फ़ायदा तभी है खचाक, जब मैं इसके हाथों से मर जाऊं। आहा। नगीना का ज़मीन पर फुटबॉल की तरह लुढ़कता सिर देखकर वहाँ पर कई दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गए। धड़ धड़ धड़। वहीं पर कई मस्तिष्कों में प्रश्नों की बाढ़ उठी। ओह, एक पल को मुझे ऐसा लगा मानो नगीना जानबूझकर मरने को तैयार हो गई है। नागपाशा का मामूली सवाल नगीना को आसानी से बचा सकती थी, उसने आखिर ऐसा क्यों किया? नगीना को मैं आसानी से बचा सकता था, पर उसने मुझे दखल अंदाजी करने से सख्त मना किया था। चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह कुछ भी नगीना की मौत होगा यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन दिमागों को दौड़ते सोचों को भंग किया नागपाशा के वैशी ठाके ने। हाँ, अब तेरी बारी है नागराज, तेरी नागपाशा के दुश्मन नंबर 1 की। तेरे मरने के बाद मेरे देश की राह से सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाएगा, इसलिए मर नागराज मर। क्राक। अभी तो सिर्फ मेरे हाथ ही बंधे हैं नागपाशा, अगर मेरा पूरा शरीर भी इन तांत्रिक बंधों में जकड़ा होता तो भी तेरे वार मुझे छूने में नाकामयाब रहते नागपाशा। ओहो, नागपाशा बगैर सोचे समझे वार कर रहा है। यह पागल हो गया, हमें मार डालेगा, भागो यहाँ से। बहते पानी के रेले की तरह माफिया बॉसों और अपराधियों की भीड़ हॉल से बाहर भागी। भागो भागो। और नागपाशा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उन मच्छरों की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका शिकार मांद में आ चुका था। कड़ाम। अब सिर्फ उसका शिकार करना बाकी था। ओह नहीं नहीं, पी 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 पी। क्या हुआ गुरुदेव, आप चौंके क्यों? और आपके यंत्रों में ध्वनि कैसी हो रही है? यहीं से एंट्री होती है गुरुदेव की और कैटुकी। भेद तेरी से बोला वह, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएगा कैटुकी, लेकिन फिलहाल तुम शीघ्र ही नागपाशा के पास पहुंचो और नागराज को ख़त्म करने से रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। जाओ। अच्छा गुरुजी। कैटुकी उस विचित्र कक्ष से तेजी से बाहर निकला और वहाँ अकेला रह गया। गुरुदेव अचंभे से भरा यंत्रों से खिलवाड़ करने लगा। यह सभी यंत्र बताते हैं कि ये वही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये वही भी कैसे हो सकता है? पी पी पी। इन सब हादसों के दौरान किसी का ध्यान नगीना के शरीर पर नहीं था, जो धीरे धीरे अपनी धूल में परिवर्तित हो जा रहा था। और यह दृश्य न नागपाशा देख रहा था, न ही नागराज। ओहो, तीव्र विस्फुंकार। बस नागराज, बहुत हुआ। अगला क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। दूसरे ही क्षण नागराज का
शक्तियों का पहला तोप के गोले की भांति नागराज के सीने से टकराया। थॉम! इसी के साथ बुरी तरह टकराता हुआ नागराज अपने मुंह से खून उगलता नीचे आ गिरा और ज़मीन पर गिरकर कुछ पल के लिए बंद मछली की तरह छटपटाया। और फिर शांत हो गया नागराज, सदा के लिए शांत हो गया। हा हा, मर गया नागराज, मैंने नागपाशा ने मार डाला उसे। हा हा। तभी नागपाशा जी, आपको गुरुदेव ने अपनी प्रयोगशाला में बुलाया, जल्दी। कैटुकी! बिना कोई छड़कवाए कैटुकी सा चल पड़ा नागपाशा। गुरुदेव को अचानक मुझसे क्या काम पड़ गया जो मुझे यूँ तुरंत बुलवाया है? उस प्राचीन प्रयोगशाला में नागपाशा का प्रवेश करते ही वह दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा। नागपाशा, तुम अभी नागराज नामक जिस व्यक्ति से लड़ रहे थे वो सही सलामत है ना? नहीं, मैंने उसे मार डाला, लेकिन आप ही क्यों? नागपाशा के मुंह से इतना ही निकलना था कि अपना माथा पीट लिया उसने। अनर्थ! ये तो तुमने अनर्थ कर डाला नागपाशा, एकदम अनर्थ कर डाला तुमने। क्या? क्योंकि खजाना पाने के लिए तुम्हें जिस व्यक्ति की खोज है, जिसे तुम मेरे यंत्रों के कारण मंदिर के सपने दिखा रहे हो, वह और कोई नहीं, नागराज ही है। नागपाशा यूँ उछला मानो उसके कानों में कोई विस्फोटक हुआ हो। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ऐसा नहीं हो सकता। टी 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 पी पी पी। ऐसा ही है नागपाशा, अपने चारों तरफ देखो, ये यंत्रों का जाल, इससे निकलती ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि तुम तो जानती हो जिस व्यक्ति को तुमको तलाश है, उसके जन्म का समय और लग्न मुझे मालूम है। और एक खास समय पैदा हुए व्यक्ति अपने शरीर में एक खास तरह की तरंग निकालते हैं। ये मेरे सारे यंत्र उसी लगन और समय पर पैदा किए गई तरंगों को ग्रहण करने के लिए बने हैं, और ये तरंगों को ग्रहण करने की ध्वनि करने लगते हैं। टी 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 टी। ओफ नहीं! लेकिन नागराज वह व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे मैं सपने दिखा रहा था? नागराज तो युवा है, जबकि उस व्यक्ति की उम्र इस समय कम से कम 75 साल होनी चाहिए। नागराज की उम्र के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता नागपाशा, और लेकिन यह सत्य है, मेरे यंत्र धोखा नहीं कर सकते। 100% नागराज ही व्यक्ति है जिसकी तुम्हें तलाश थी। है नहीं गुरुदेव? अब था बोलिए, क्योंकि नागपाशा महोदय नागराज को समाप्त कर चुके हैं, मार चुके हैं। कुछ क्षण बाद नागराज के शरीर को अचानक न जाने क्या हुआ, नागपाशा तेजी से बाहर हुआ। नागराज, मेरी वर्षों की खोज, मेरा अरमान है, वह नहीं मर सकता, मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। कुछ क्षण बाद नागराज के शरीर को बुरी तरह झंझोड़ डाला। उठ नागराज उठ, तू नहीं मर सकता, तू नहीं मर सकता नागराज, उठ, मैं कहता हूँ उठ नागराज। काफ़ी देर तक नागराज के शरीर को झंझोड़ते हुए जब बुरी तरह हाफ गया नागपाशा तो हार मानकर बैठ गया। उफ, सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर दिया मैंने। कितनी मेहनत करके मैंने अपनी इच्छित व्यक्ति को सपने दिखाकर यहाँ लाने का प्रबंध किया, और कितनी बड़ी योजना बनाकर मैं नागराज को विलनों से इसलिए मरवाने का इंतजाम किया कि नागराज कहीं मेरे उद्देश्य की पूर्ति में बाधा ना बने। लेकिन मैं क्या जानता था, जिसे मारने का प्रयत्न कर रहा हूँ, करते करते मैं स्वयं उसे मार चुकाऊँगा। मैं, मेरा भतीजा, हमारे खानदानी अतुलनीय खजाने तक पहुँचने वाला एकमात्र प्राणी नागराज ही है। और संजोग से मैं कितनी बड़ी बाजी हार चुका हूँ। काश मैं नागराज को मौत देने की गलती करने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया होता। बिना सोचे समझे काम करने वालों को बाद में ठीक तुम्हारी तरह पछताते हैं नागपाशा। नागराज, तो तुम जिंदा हो नागराज, और तुम्हारे तांत्रिक बंधन अपने आप कैसे खुल गए? नगीना मेरे साथ थी नागपाशा, तुम्हारे साथ नहीं, और उसे तुम्हारे द्वारा दिए गए धोखे का आभास हो गया था, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर लाने के लिए इन छद्म तांत्रिक बंधनों का इस्तेमाल किया था, ताकि वक्त आने पर आराम से निकल सकूँ, इनसे निकल सकूँ। ओह, मेरे साथ ही चली गई नगीना? बिल्कुल, और बाकी रही मेरे मरने की बात, तो सब कुछ जानने के लिए मैंने अपने मुंह से पहले ही लाल रंग का खून ही उगल कर और प्राणायाम करके अपनी सांस रोक कर मरने का नाटक किया था। चूँकि मैं तुम्हारी जुबानी बातें जान चुका हूँ, अब मेरे मरे रहने से क्या फ़ायदा? अब सीधी बात बताओ कि उस खजाने का चक्कर है जिसके लिए तुम मुझे सपने दिखा रहे थे? बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले मुझे अपने भतीजे को ज़िंदा रहने की खुशी मनाने दो। लिपट गया नागराज से नागपाशा। वाह अच्छे चाचा हो, तुम पहले से जान से मारते हो फिर खुश होकर लिपटते हो। अरे मेरे बच्चे, पहले मैं अपने भतीजे को थोड़ा मारा था, तो मैं उस नागराज को मारना चाहता था जो उस खजानों को पाने में बहुत बड़ी अड़चन बन सका था, जो सिर्फ तुम्हारा है। अब चूंकि तुम आ गए हो तो इसलिए अपना खजाना संभालो और अपने चाचा को मुक्ति दो। तुम्हारे खजाने की रक्षा के चक्कर में वर्षों से यहाँ से निकला नहीं हूँ। नागपाशा की तरफ से अपनी संकेत था नागराज, ये चाचा भतीजे का खजाने का चक्कर है, मैं अभी तक समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुझे मेरे बच्चे, सुन। आज तो तुम उन खंडरों को देख रहे हो, यहाँ कई सौ वर्ष पहले शानदार सर्प महल हुआ करता था, जहाँ तुम्हारे पिता और मेरे भाई भाई तक्षक राज किया करते थे। नागों का बहुत बड़ा पुजारी था हमारा परिवार, और सबसे बड़ी पुजारी थी राजा तक्षक राज की पत्नी ललिता। कुल देवता कालजयी के प्रताप से उन्हें कोख से तुमने जन्म दिया था। भैया के
जन्म लिया था। भैया के पास हजारों लाखों बहुमूल्य सर्प मणियों और अन्य कीमती वस्तुओं का बहुत बड़ा खजाना था, जिसके बल पर सारा राज करके बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। और उसी खजाने के लिए एक दिन किसी अज्ञात शत्रु ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। हमला बड़े भैया और शत्रु से राज्य की रक्षा करने में जुट गए, और मैं अपने परिवार के कुलदीपक यानी तुम्हारी रक्षा करने के लिए बड़े भैया की आज्ञा लेकर तुम्हें लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन शत्रुओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे घेर कर मुझे मारने का प्रयत्न किया। उनसे जान बचाने के लिए मैं ऊंची पहाड़ी के नीचे नदी में कूद गया, और घायल होने की वजह से मैं नदी में गिरते ही बेहोश हो गया, और तुम मेरे हाथों से छूट कर न जाने कहाँ बह गए। जब मुझे होश में आया तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। हार कर मैं वापस लौट आया, और राजधानी पहुंचकर मुझे पता चला कि अज्ञात शत्रु ने बड़े भैया और भाभी की हत्या कर दी है। तो मैं भी चेहरे पर घाव लगने से इतना बदसूरत हो गया कि मुझे हमेशा के लिए नकाब पहनने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन उस अज्ञात शत्रु ने जिस खजाने के लिए सब किया, वह उसे प्राप्त न कर सका, क्योंकि मरने से पहले भैया ने उस खजाने को ऐसे सर्प तिलिस्म में रख दिया था जो जोशियों ने नक्षत्रों की सहायता से तुम्हारे नाम से बांधा था। और चूंकि तिलिस्म तुम्हारे नाम से बांधा गया, इसलिए उसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही खजाना प्राप्त कर सकता था। अब चूंकि तुम मेरे बड़े भैया की अंतिम निशानी और खजाने के असली हकदार थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयास करता रहा, और आज सफल हो ही गया। यानी अगर तुम्हारी बातें सच है तो मेरा भी एक परिवार था, और यहाँ पर मैं प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार नहीं हूँ, और मैं भी मानवों की तरह पैदा हुआ हूँ और पला बड़ा हूँ। कमाल है, मुझे तो ये सब बातें सपने सी लग रही हैं। हाँ, ये स्वप्न नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच है। अगर सच में तू अपनी आंखों से देखना चाहता है तो बढ़ जा उस तिलिस्मी रास्ते पर, तोड़कर पहुँच जा खजाने तक। हाँ, अब तो मुझे करना ही होगा, क्योंकि ये सब जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मेरी तुझसे यही आशा थी। मैं तुझे वहीं ले चलता हूँ जहाँ से शुरू होता है उस तिलिस्म में पहुँचने का रास्ता, जहाँ वह खजाना रखा हुआ है, जिसमें रखी एक बड़ी पांडुरूपी मैं तुम्हारे यानी हमारे खानदान के बारे में सब कुछ लिखा है। चल, मैं तुझे वहाँ पर ले चलता हूँ। ओहो, अब नागपाशा का खेल समझ में आ रहा है, पर पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि नागराज ही ललिता देवी का पुत्र है या नहीं। कुछ देर बाद ही विशाल सर्प का यह मुँह उस तिलिस्म में प्रवेश करने का रास्ता है जिसमें खजाना रखा है। हमने इसमें प्रवेश करके बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा, और चूंकि तुम आगे रहोगे भतीजे, इसलिए तुम्हें तो और भी अतिरिक्त सावधान रहना होगा। ठीक है चाचा, आइए अंदर चलें। नागराज ने पीछे पीछे ही नागपाशा भी उस विशाल सर्प के मुंह में प्रवेश किया। वो इतना भयानक स्थान, कोई कमज़ोर दिल वाला तो यहाँ आती उसका हार्ट अटैक हो जाए। धड़क तो मेरा दिल भी रहा है, पता नहीं किस मुसीबत से सामना करना पड़े। जल्दी लो, आ गई तिलिस्म की मुसीबत नंबर 1, जिसमें आगे बढ़ने के लिए इस तालाब को पार करना ज़रूरी है। मैं इस तालाब से भरे पदार्थ को खूब पहचानता हूँ नागराज। ये पानी से नहीं, विष से भरा हुआ है, बेहद घातक विष। हिस इसे तैरकर पार करने का सीधा मतलब मौत को दावत देना है, लेकिन इसे पार करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तभी गूंज उठी हुआ, तुमने ठीक सोचा है। घातक विष के इस तालाब को सुरक्षित पार करने का तरीका मेरे पास है। तुम मेरे मुँह में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार उतार दूंगा। सामने मौजूद पत्थर के उस नाग के मुंह से गूंज रही है आवाज़। तभी दूसरा सर बोल उठा, नहीं, इसके मुंह में नहीं, मेरे मुंह में। नहीं, इसके मुंह में मत बैठना, ये तुम्हें उस विषकुंड में डुबो देगा। मेरे मुंह में बैठो तो मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। नहीं मेरे मुंह में, नहीं मेरे मुंह में, मैं एकदम सुरक्षित हूँ, मेरे मुंह में आओ। ये सभी हम अपने मुंह में बिठाकर विष का कुंड पार करवाने की तैयारी में। हाँ, सुन तो मैं भी रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल में इन सब में से सिर्फ एक ही हमें पार उतार सकता है, बाकी सब हमें बीच में ही डुबो देंगे। मतलब यह है कि तिलिस्म बनाने वाले ने काफ़ी सोच विचार कर यह तिलिस्म स्थिति पैदा की है, ताकि इन सर्पों की बातों में आने वाला विषकुंड में ही डूब मरे। तो फिर उसे कैसे पता लगाया जाए कि इन सांपों में वो सर्प कौन सा है जो हमें सुरक्षित विष के कुंड उस पार ले जाएगा। यह सोचना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करके इस मुश्किल का हल निकल ही जाएगा। तो हल ढूंढ ही लिया। फिर जो दिमाग का इस्तेमाल किया उन्होंने ढूंढ लिया। उस मुच्छित कब्रे मुंह के में आओ चाचा, भैया मैं इस विषकुंड के पार ले जाएगा। लेकिन मौत के भय से रहता नागपाशा कुछ बोल पाता उससे पहले ही नागराज उसे लेकर चितकबरे के मुंह में, इसी के साथ उस तेज गड़गड़ से पत्थर का वह सर्प अपने स्थान सरका गड़ और विषकुंड के पार सरकाता हुआ छप। अब वो मजे से तैरता हुआ नागराज और नागपाशा को लेकर किनारे की तरफ बढ़ रहा था। वाह भतीजा, तूने तो एकदम सही सर्प चुना, लेकिन कैसे? हम जिस सर्प के मुंह में बैठे हैं वह पनी वाला जाति का सर्प है,
और चूँकि सर्प जाति में मात्र पनियाला जाति के सर्प ही पानी में अच्छी तरह तैर सकता है, इसलिए यही इस कुंड में तैरकर हमें परली पार कर सकता था, पार उतार सकता था। वारे भतीजे, जवाब नहीं तेरा, तेरा सचमुच तेरा जवाब नहीं। अब देखें तो इस तरह आगे भी मुसीबतों से बचता हुआ खाने तक पहुंचता है या नहीं। एक मुसीबत से निकलने के बाद फंस गए दूसरी मुसीबत। ओफ, बार बार बचे, वरना इस नेवले की बड़ी बड़ी आंखों से निकली किरणें हमारे परखच उड़ा देती। आगे बढ़ने के रास्ते में तो यह बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। खड़ी थी, खड़ी नहीं रही। वो देखो, ओह यह तो बिल्कुल जिंदा नेवले की तरह बढ़ रहा है। मैं अभी से ख़त्म। ओह, मेरी किरणों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। ओह, बेकार हुए मेरे सांप भी। अचानक अप्रत्याशित ढंग से घूमी नेवले की भारी पूंछ और ताड़ ताड़ घूम कर रह गया दोनों का दिमाग इस करारे वार के बाद। सिर्फ नागराज ही खड़े में सफल हो पाया। लगता है चाचा जी का दिमाग अंधेरी गलियों में भटकने चला गया। अब तो मुझे अकेले इस मुसीबत से छुटकारा पाने का प्रयास करना होगा। एक के बाद एक कई बार करने के बाद आखिर यह बात नागराज के समझ में आई। इसे किसी भारी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करना बेकार है। इस तिलिस्म को इसे मारने का कोई तिलिस्मी तरीका ही ढूंढना होगा। लेकिन वह तरीका होगा कौन सा? वह दीवार पर बना चित्र, जिसके रेखा चित्र में ठीक ऐसी नेवले किसी पास से हमला करता दिखाया। जरूर यह नेवला बाज के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ इस तिलिस्म में बाज के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगा। तुरंत ही नागराज ने अपनी बात का खंडन किया। नहीं, इस तिलिस्म में वह चित्र बेवजह नहीं हो सकता। यह नेवला यहाँ तो बाज भी यहीं कहीं होगा। बाज की तलाश में जरूर देखता नागराज को नज़र आया। घूम गई नागराज की नज़र को, नज़र आया वह बाज के पंजे वे चोंच पंख इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ बाज जिक्सा पतल के रूप में मौजूद है। बाज को जिंदा करना है तो उस पतल को तोड़ना होगा, और यह काम मुझे इस नेवले को पकड़कर से बचकर करना होगा। नागराज ने फुर्ती से बाज के उन टुकड़ों को जोड़ना आरंभ किया, नेवले से बचते हुए। लेकिन नेवले की पकड़ में ज़्यादा देर तक बचा ना रहा। नागराज उफ, आखिरकार में पकड़ा ही गया। बाज की पजल पूरा होने से पहले सिर्फ एक टुकड़ा बाकी रह गया था। अब मुझे अपनी ताकत लगाने से छूटने का आहा, पूरी शक्ति लगाने के बाद भी नागराज अपने आप को मौत से नहीं छुड़ा पाया। मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन झंझोड़ कर मार डालने की फिराक में। अब तो इसके हाथों से हर हाल में मरूंगा ही, लेकिन मरने से पहले सर्प सैनिक के बल पर एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। नागराज के मौत के मुँह में जाते नागराज छूटकर सर्प सैनिक नागरस्सी के रूप में तेजी से पतल उस आखिरी टुकड़े से लिपटते चले गए, और तुरंत ही नागराज ने नागरस्सी को झटका दिया, जिसका परिणाम इस तरह सामने आया। सही स्थान पर आज जुड़ा था वह टुकड़ा, और इसी के साथ नागराज ने देखा तिलिस्म की एक अनूठी घटना। जीवित हो उठा वह बाज, क्रिया, और भयंकर डल से नेवले पर झटपा, क्री, और नागराज के देखते देखते उसे चट कर गया। ओह, अब तो ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहीं ये मुझे भी इरादा चट करने का तो नहीं है। क्रिया नहीं। ओह, नागराज के संभलने से पहले इस बाज ने बेहद शक्तिशाली ढंग से उसे दबोच लिया, और यह तो मुझे निकल रहा है, और मैं सारी कोशिश के बाद भी छूट नहीं पा रहा हूँ। ओह, मेरा ये तिलिस्मी बाज, ये बारिश तिलिस्मी बाज से बेअसर है। उफ, नागराज को तो पूरा निकल गया ये बाज। इसी के साथ क्या नागराज का किस्सा ख़त्म? कटक। ओह, ये मेरी तरफ क्या देख रहा है? यानी मेरी बारी है। भय के देख साथ बुत बना खड़ा सा रह गया नागपाशा, जबकि उस वातावरण में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया नागराज। कमाल है, बाज के निकलने के बाद जहाँ मुझे यमपुरी पहुंचना था, वहाँ मैं इस रहस्यमय स्थान पर पहुँच गया जहाँ चारों तरफ बीनें मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी बीनों का होने का यहाँ मतलब क्या है? अभी एक पल ही नहीं बीता कि नागराज को मिल गया सवालों का जवाब। ओह, ये बीनें तो अद्भुत ढंग से बजने लगी हैं। इन बीनों से निकलता स्वर मुझे मंत्रमुग्ध किया जा रहा है। मेरे पाँव थिरकने के लिए तावरे हो रहे हैं, मेरा दिल झूमने को कर रहा है। और उन बजती बीनों के आगे नागराज ज़्यादा देर तक अपना संयम कायम नहीं रख सका। ये अदा देखकर, नागराज की इस डांस को देखकर मुझे गाना याद आ रहा है। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा। लहरा उठा हुआ किसी मदमस्त सांप की भांति। जैसे जैसे बीन के स्वर में तेजी आ रही थी, वैसे वैसे नागराज के पाँव की धड़कन बढ़ती जा रही थी। पी 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 पी। कई मंत्रमुख से नाचते नागराज के कानों के बीन में साथ साथ वह आवाज़ पड़ी, खड़। नाचते नाचते नागराज की दिशा में घूमा तो रोंगटे खड़े हुए, खड़। वही है क्या? बहुत बड़ा भारी गोला तीर से लुढ़कता हुआ आज मेरी तरफ बढ़ रहा है। अब इस बीन के स्वरों से निकलकर अपने आप को मुक्ति दिलाकर यहाँ से भागना होगा। ओहो,
लेकिन अब भागूंगा कहाँ? यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते पर तो मुसीबत मुँह भाग खड़ी है इस भयंकर मोर के रूप में। उफ, बहुत बुरी तरह फंस गया मैं। एक तरफ तेरी से बढ़ता गोला, दूसरी तरफ से भयंकर मोर, ऊपर से बीन के जादुई स्वर जो मेरे कदमों को रुकने का मौका ही नहीं दे रहे। क्या इस थिरकते हुए क्या इस थिरकते हुए मैं बच पाऊंगा इन मौत से? पी हाँ, अगर मैं थिरकते हुए पाँव और बीन के स्वर से घूमते हुए अपने मस्तिष्क को थोड़ा कंट्रोल कर सकूं तो मैं ना सिर्फ इस मुसीबत से बच सकता हूं बल्कि इन्हें ख़त्म भी कर सकता हूं। और इसके लिए मुझे उस बड़े गोले का एकदम मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार करना होगा। पींग। और फिर जैसे ही वह गोला नागराज के नज़दीक पहुंचा, सर्कस के किसी कुशल खिलाड़ी की भांति नागराज उछलकर उस गोले पर सवार हुआ और मैं अपने नाचते कदमों की वजह से इस गोले को नहीं बचा पा रहा हूँ। लेकिन अब नाचते कदमों से लुढ़कते संतुलन बनाए रखना होगा जो मेरे बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। और एक पल बाद धाड़, दो खतरनाक मुसीबतों का एक साथ अंत हुआ। जल्दी अब रही बीनों वाली मुसीबत तो यह कम भी खतरनाक साबित नहीं होगी अगर मैं जल्दी छुटकारा नहीं पाया। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए हल तो ढूंढना ही होगा। पी सोच में डूब गया नागराज, बीनों के स्वर पर थिरकता नागराज। जल्दी बीन या तो ऐसे ही अन्य वाद्य यंत्रों या मधुर स्वर से निकलते हैं जबकि इनके अंदर मौजूद छिद्रों से हवा का संचार होता है और हवा का संचार करने वाले छिद्रों को अपने नाग सैनिकों की मदद से बीनों के स्वरों को उन्हीं के गलों में घोट देना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। पक फट सभी बीनों को बेकार कर देने में नागराज को ज़्यादा देने लगी। पाप प्लॉप। इसी के साथ नागराज अनोखा है, एकदम अनोखा है यह तिलिस्म। इससे भी ज़्यादा अनोखे हैं इस तिलिस्म को बनाने वाले जिन्होंने अपनी विद्या से अंदाज़ा पहले लगा लिया था कि इस तिलिस्म को तोड़ने वाला नाग शक्तियों का स्वामी होगा। सर्र सोचते सोचते नागराज आगे बढ़ा और जल्दी पहुंच गया उस स्थान पर। सामने बहुत से रंग बिरंगे झरने हैं जो ऊपर से कहीं से गिर रहे हैं। क्या ये मेरे आगे बढ़ने में रास्ते में किस तरह की बाधा बन सकते हैं? अच्छा है, रंग बिरंगे शरबती नहाते हुए मेरे शिविर पे चिपकी धूल साफ हो रही है। नागराज आराम से कई झरने पार करता चला गया। तब वह ठिठका। पिछले कई झरनों को आराम से पार करता चला गया लेकिन कोई गड़बड़ नहीं लग रही है क्योंकि हर झरने के निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लगातार कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरा शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले ये सोचना होगा क्यों और कैसे। समझा ये सारा चक्कर क्या है? चक्कर जब नागराज की समझ में आया तो सारी इंद्रियां सावधान हो गई। एक खतरनाक विचार मेरे मस्तिष्क में घुमड़ रहा है लेकिन यह विचार कहाँ तक सही है इसे परखने के लिए मुझे सांप के स्ट्रक्चर का मुआयना करना होगा। तुरंत ही नागराज के मस्तिष्क में उभर आई बड़े सांप की संरचना। जहर ग्रंथियाँ, दिल, फेफड़े। तिलिस्म में प्रवेश मैंने सांप के मुंह से किया। फिर जहर ग्रंथियाँ की जगह जहर का तालाब मिला। जहाँ सांप की आँखें होनी चाहिए थी वहाँ पर नेवले ने मुझ पर हमला किया। आँख के स्थान से थोड़ा नीचे होता है गला जहाँ पर बाज मुझे निकल गया। जहाँ दिल और उसकी धड़कन होती है वहाँ उसकी बीन सुरों ने मुझे नाचने में मजबूर कर दिया। अब मैं पहुँचा हूँ सांप के पेट में जहाँ पाचन क्रिया होती है और यह पाचन क्रिया है विभिन्न अम्लों और एंजाइमों के द्वारा। ये झरने उसी अम्ल के एंजाइमों के झरने हैं और ये मुझे पचा रहे हैं। इस प्रकार मेरा शरीर गलता जा रहा है। अब मैं इन झरनों में से भीगता हुआ थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा तो पूरी तरह से पच। ओहो, एकाएक ये बड़े जीवाणु कहाँ से आ गई? मुझ पर हमला कर रहे हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है परंतु आखिर ये है क्या? समझ गया, ये जीवाणु आंतों में रहने वाले परजीवी जीवाणु अमीबा पैरामीशियम हाइड्रा हैं और ये मुझे अपना भोजन समझकर मुझसे चिपटे जा रहे हैं। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे पर इनके हमले के पीछे ज़रूर कोई राज है। हाँ, ये आंतों में रहने वाले परजीवी हैं पर इनके पेट के हमले पर और एंजाइम असर नहीं करते जो मेरे शरीर को अम्लों और एंजाइमों के झरनों से बचाने के लिए कवच का काम करेंगे। नागराज ने झरनों से भरा तिलिस्म पान करना शुरू किया। तिलिस्म के उस पार करते जीवाणु अपने आप गायब हो गए। मैंने इन अद्भुत घटनाओं को अपनी आंखों से न देखा होता तो उन्हें कभी सच न मानता। खैर, अब मुझे आगे बढ़ने की सोचना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुझे सिर्फ वह सामने संकरी गुफा दिख रही है जो कि सांप की
आत नली के समान है जिसमें सांप की तरह रेंग कर ही बढ़ा जा सकता है, और इस काम को मेरे जैसा कोई इंसान ही अंजाम दे सकता है। सर्प की तरह से रेंगता हुआ नागराज जल्दी रुक गया। ओह, आगे तो रास्ता बंद है। और नागराज के कुछ सोचने से पहले ही, अरे ये क्या, यहाँ के वातावरण से तो बदबूदार गैस फैलने लगी जो धीरे धीरे मेरी सांसों में मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ओह, मेरे मस्तिष्क से बेहोशी की चादर फैलने लगी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना जहरीली गैस मेरा क्रियाक्रम कर देगी। लेकिन यहाँ से निकलूँ कैसे? इस गैस में मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिमाग शून्य हो जा रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले इस धुएँ को रोकने का इंतजाम करना होगा, और इसके लिए मैं सही तरीके का सोचने समझ लायक बन सकूँ। और धुएँ को निकालने का सबसे ज़्यादा तरीका है एग्जॉस्ट फैन। कुछ ही पलों में नाग सेना के एक विलक्षण एग्जॉस्ट फैन तैयार कर लिया। विजडंस, सिर्फ तुम ही ऐसे नाग हो जो शक्तिशाली हो और अपनी तीव्र गति से गोल घूमने की क्षमता भी रखते हो। तुमको इस पंखे की मुख्य धुरी बनना पड़ेगा। विजडंस की ने नागराज के उत्तर को एक फुंकार द्वारा उसका शरीर गोल घूमना शुरू हुआ। नाग पंखा घूमने लगा और धुआं तेजी से आत नली से सुरंग के दूसरे छोर की तरफ खींचने लगा। सर्र, अब थोड़ा चैन पड़ा, लेकिन इस मुसीबत से बचने के लिए मुझे जल्द से जल्द सोचना होगा, क्योंकि धुआं अभी भी सुरंग में भरा हुआ है। मेरी नाक सेना ज़्यादा देर तक इस गैस को सह नहीं पाएगी। मुझे नाक शरीर की संरचना को एक बार फिर ध्यान रखना होगा, उसी से बच निकलने का रास्ता छुपा है। इस वक्त मैं नाक के पेट के पिछले हिस्से यानी आत नली में हूँ। हाँ, ये बात तो भूल गया था जिसे एक बच्चा तक जानता है, और वह यह है कि सांप का पेट वाला हिस्सा काफ़ी कमज़ोर धौम होता है। कड़ाम, जल्दी ही नागराज वहाँ ज़मीन को तोड़ता हुआ नीचे आ गिरा। वहाँ जहाँ मौजूद था खजाना। यहाँ मैं तिलिस्म को तोड़कर खजाने तक पहुँच गया, और अगर ये असली खजाना है तो नागपाशा ही कहानी का एक शब्द सही है। और इसके लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा खजाना असली है भी या नहीं। खजाने की तरफ बढ़ते नागराज के कदम अचानक ज़मीन से और जुबान तालू से चिपक कर रह गई, क्योंकि आंखें आश्चर्य से निकलने की हद तक गोल होती चली गईं। उसे देखकर, जिसका रूप नागराज जैसे नागपुरुष के लिए भी अकल्पनीय था, कड़म, ऐसे खतरनाक विशाल प्रजाति का भयंकर शब्द तो मैंने आज तक ना देखा ना सुना। कालजयी के होते खजाने का किसी तक पहुंच पाना असंभव है, एकदम असंभव। ये कालजयी थे, देव कालजयी जो ऐसे दिखते थे, स्टार्टिंग में दिखाए थे। उसके फुंफाने का स्थान जर्रा जर्रा गूंज उठा। कई असंभवों को संभव बनाता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ मैं, इसलिए मैं इसे भी संभव बनाकर ही दम लूँगा। फुस, नागपाशा, तड़ाक। कालों तक को जीतने वाले कालजयी को उसी रास्ते से हटाने की सोचना मूर्खता है नागराज, और मुझ तक इस मूर्खता की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भड़ाक, एक ही बार में नागराज को कालजयी की शक्ति का अंदाज़ा हो गया। वही है तो बला की शक्ति का धारा सर्प है, इसकी चपेट से मुझे बचना होगा, वरना ये मुझे चटनी की तरह पीस देगा। बचने के लिए मुझे अपने सर्प सैनिकों को इतने बेबस बना के करने के काम करते रहना चाहिए। नागराज के हाथों से निकलकर कालजयी के फन से बुरी तरह निपट गए सैकड़ों सर्प, लेकिन वे एक पल ही वहाँ न रुके, क्योंकि दूसरे ही पल ये छोटे मोटे मासूम सपोले कालजयी को बंदी बनाने का कहाँ सफल हो पाएंगे। नागराज, मुझे बंदी बनाना है तो वह सर्प ला, ऐसे उफ, या फिर ऐसे उफ। अपने तरीके से तेज धारण वाले अद्भुत सर्प अगर मेरे शरीर को छू भी गए तो मुझे काट कर रख देंगे। दोस्तों, ये नागफनी सर्प हैं, लेकिन इस छोटी सी और तंग जगह पर कालजयी के मुंह से उगलते कातिल सर्पों से कैसे बचूं? एक ही तरीका है, और वह है यह कि अब जो भी करूं वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं इसे ख़त्म कर सकता हूं। अगर इसके शरीर को काट कर वह शरीर घातक विष के शरीर में पहुंचा सकूं, जो किसी भी प्राणी को पल भर में मोम की तरह पिला देता है, अब यही पिघलेगा खच। और अगले ही पल नागराज को हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अब उन पलों में वह हो गया जो आज से पहले नहीं हुआ है। मेरे भयंकर विष से इसका बाल वाकई नहीं हुआ। मेरा एक गुमान चूर चूर हो गया कि मेरा शहर विश्व के हर प्राणी को पिघला सकता है। फिर क्या चमत्कार है। नागराज आंखें फाड़े उस चमत्कार को देखता रह गया, जबकि कालजयी ने अद्भुत ढंग से अपनी पूंछ से उठाकर उसके शरीर से लपेट दे मारी, और फिर धड़ा, इतनी तेज पटकी हुआ भला नागराज की आंखों के सामने अंधेरा कैसा था। हिस फुस। ठीक तभी नागराज द्वारा पहले से तोड़े जा चुके तिलिस्म के रास्ते को पार करता हुआ पहुंचा। वहाँ पर नागपाशा, उसकी अंधियारी आंखें देखना बंद हो गया। कालजयी उसकी मौत का पैगाम लेकर बढ़ रहा था, जिसकी सांसें उसके सामने का दृश्य देखकर थम गईं। ओह, नागराज कालजयी का शिकार बन जा रहा है। अब ये कालजयी से नहीं बच सकता। मुझे तुरंत ही खजाने का ख्याल छोड़कर यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि नागराज के बाद कालजयी का निशाना मैं ही होऊंगा। ठहर अभी। देव कालजयी नागराज को मारने की जगह कुछ और ही कर रहा है। जूते उतार रहा है वह नागराज के पर। क्यों?
कालजयी की हरकत का जवाब तुरंत ही नागपाशा को समझ आया। वह नागराज के तलुओं में कोई पहचान चिन्ह दिख रहा है जिससे नागराज को पक्के तौर पर पहचान सके। और वह सीधा खड़ा हो गया। नागराज के मुंह पर कोई किरण डाल रहा है। नागराज को होश आ रहा है, यानी ये नागराज को पहचान गया है। नागराज ये असली वारिस है इस खजाने का। बात बिल्कुल ठीक हुई थी। उठो पुत्र नागराज, मैं जिंदा हूँ। आपने मुझे मारा नहीं, पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेरी लड़ाई एक नाटक मात्र थी। मैं चाहता था तुम्हें एक पल में भस्म कर सकता था, परंतु मेरा उद्देश्य तुमको बेहोश करके तुम्हारे तलुओं में एक सूक्ष्म सर्प चिन्ह देखना मात्र था। वह सर्प चिन्ह तुम्हारे तलुओं में मौजूद था, जिससे तुम ही इस राजघराने के वंशज और खजाने के असली वारिस हो। और अपना खजाना संभालो, मुझे भी विदा दो। एक पल रुकिए कालजयी, मेरे मस्तिष्क में कई सवाल उमड़ घूटे हैं। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे वंश का कुल देवता नाग कालजयी हूँ नागराज, और इस खजाने का रक्षक भी। ओह, इसलिए मेरे काटने पर भी आपको बदन पिघला नहीं? तुम्हारे शरीर में जो जहर है नागराज, वह मेरे ही भीषण हलाहल का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे गलने का तो प्रश्न ही नहीं है। वह तो मैंने ही अपनी विष ग्रंथियों को दबा लिया, वरना मुझे काटने के बाद तुम पिघल जाते। अब मैं चलता हूँ नागराज, लेकिन जाने से पहले मैं तुमको एक उपहार देकर जाना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर में वास करने वाले अति विशिष्ट नागफनी सर्पों को तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट कराता हूँ। इन सर्पों के अंदर कई खूबियाँ हैं जो तुमको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएंगी। अब आप अपना खजाना संभालो, मुझे विदा दो। विदा नागराज। और यहाँ पर मिली थी नागराज को एक नई शक्ति, नागफनी सर्पों की, कालजयी के द्वारा। और उनके कई अद्भुत गुण थे। गुण था त्रिशक सर्प कि अपने मानस रूप को अलग कर देता है। ड्रैकुला सीरीज में नागराज ने ड्रैकुला के अंत कॉमिक्स में अलग किया था। वो कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी हो तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। कुल देवता कालजयी लुप्त हो गए। ओह, रोमांचकारी मुलाकात रही कुल देवता से। पर यहाँ रखी पांडुलिपि हासिल कर लूँ तो मुझे बाकी बचे रहस्यों का पता चल जाएगा। तभी नागराज के कानों में गुंजी नागपाशा की मक्कारी भरी आवाज़, रुक जा भतीजे, खजाना तू नहीं मैं हासिल करूँगा, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए न केवल मैंने वर्षों रात दिन सपने देखे हैं, बल्कि इसे पाना मेरे जीवन का पहला और अंतिम अरमान भी है। तुम पर मुझे पहले से ही शक हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से आदि षड्यंत्र की बूंदें उस शक को पक्का कर दिया नागपाशा। अब तो मुझे यह भी शक है कि तुम मेरे चाचा हो भी या नहीं। चो 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 चो, इतना घोर अविश्वास? मैं इतना झूठ नहीं बोलता भतीजे। हूँ तो मैं तेरा चाचा ही, पर मेरा इरादा तुझे खजाना सौंपने का कभी नहीं था। इस बारे में मैंने तुमसे झूठ ही बोला था। दरअसल मेरा इरादा तुम्हारे ज़रिए इस खजाने तक पहुंचना था, और वह मैंने कर लिया। और अब तेरी ज़िंदगी का मकसद ही पूरा हो चुका है। तेरी ज़िंदगी को अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तुम मेरे चाचा होकर मुझे मारोगे, और वह भी इस नकली खजाने के लिए? नकली? हाँ चाचा जी, नागराज की आंखें बहुमूल्य धातु और रत्नों को परखने में धोखा नहीं खाती हैं। सारा सोना रत्न नकली है। नजर सचमुच तेज है नागराज। दरअसल ये सारा यत्न इस खजाने को बचाने का आखिरी यत्न था, ताकि कोई कालजयी को भी परास्त करके अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो भी सातों नकली खजाना ही लगे, जबकि असली खजाना तो उस बड़े संदूक में भरा पड़ा है। लेकिन तेरी ये आंखें खजाना देखने की नहीं पाएंगी भतीजे नागराज। नागपाशा ने चला दिया स्तब्ध खड़े नागराज पर अपनी आरा शक्ति को। लेकिन नागराज तक पहुंचने से पहले ही, अरे ये क्या हुआ? मेरी शक्तियों किसने नष्ट किया? मैंने। नागतंत्र का नगीना? हाँ नागपाशा, मैं जीती जागती नगीना। और ये सब तुम्हारे धोखे का जवाब है प्यारे चाचा जी, जो तुमने मेरे बारे में, जो इसके बारे में तुम मुझे पहले से ही संदेह था। तुम धोखे दिए बिना नहीं मानने वाले थे। यह हमारे खिलाफ रचे उस षड्यंत्र का जवाब है जिसका आभास हम पहले ही हो गया था। तभी अपनी शक्ति से तुम्हारे किले के सामने लाकर, हाँ हाँ, नागतंत्रिका ने मुझसे कहा था, यही है तुम्हारे सपनों का मंदिर नागराज। लेकिन इस मंदिर में भगवान नहीं, ऐसे शैतान मौजूद हैं जो तुम्हें तिल तिल कर मारने के सपने देख रहे हैं, जिनका मुखिया नागपाशा, जिसने किसी उद्देश्य को लिए तुम्हें मरवाने के लिए दुनिया भर के सुपर विलेंस को इकट्ठा किया है। फिर धीरे धीरे नागतंत्रिका मुझे सब कुछ बताती चली गई। सबको जानकर तुम्हारा चरित्र अत्यंत रहस्यपूर्ण लगा। मेरे जैसा ही ख्याल था नगीना का भी था। तभी हमने मिलकर एक प्लान बनाया। नगीना द्वारा मुझे कैद करके तुम्हारे सामने पेश किया गया। मेरे व नगीना के मरने का नाटक उसी प्लान का हिस्सा था। तुम्हारा मरना तो नाटक हो सकता है, लेकिन नगीना का मरना नाटक कैसे हुआ? अपनी शक्ति से मैंने तो उसकी गर्दन ही अलग कर दी थी। नगीना ने मुस्कुराते हुए नागपाशा के सवाल का जवाब, श्रीमान नागपाशा जी, जिसकी गर्दन तुमने उड़ाई थी वह मैं नहीं, मेरा जाल से बना हुआ अक्स था।
मैं तो अदृश्य होकर हर समय नागराज के साथ उसकी मदद कर रही थी। ओह, तुम शुरू से ही नागराज को मारने के पक्ष में नहीं थी? नहीं, क्योंकि नागराज से पिछली बार हारने के बाद मैंने बुरे काम न करने की सौगंध ली थी और अच्छे काम करते हुए नागराज का साथ देने का प्रण किया था। ओह, यानी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज किया। कोई बात नहीं, अब पहले तुम्हारे जाल में फंसकर तुम्हें मार पाने में ना असफल हुआ तो क्या हुआ, अब मार देता हूँ। हमें मारने की नहीं, तुम्हें मारने की तैयारी की है नागपाशा। अब एक तो नगीना की शक्तियों से तू निपट नहीं सकता, ऊपर से नागराज जी मेरे साथ है। सराह गीदड़ जितने भी हों नाग सुंदरी, मगर अकेले शेर का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते। नागराज ने बौछार कर दी सर्प सैनिकों की। तेरे सर्प सैनिक औरों का जिस्म जकड़ते होंगे तो बहुत मज़ा आता होगा नागराज। देख, ये तेरे ही सर्प सैनिक तेरा ही जिस्म जकड़े तो क्या होगा, अपने ही सर्पों में जकड़ देगा नागराज। ओह, गजब की शक्ति है नागपाशा के पास। मेरे सर्प सैनिकों को सम्मोहित कर मेरे खिलाफ कर दिया तो क्या हुआ नागराज। नगीना अपनी शक्ति से तुम्हारे सर्पों को सामान्य कर देती है, अपनी शक्ति से नागराज को बचाकर। अभी नगीना समझ नहीं पाई थी। कड़ाक आ यही आ लहराकर एक तरफ गिरी नगीना। अब तो नगीना के प्राण उसके साथ छोड़ दिया होता अगर नागराज ने उसे बचा लिया होता। इस पर अपनी घातक विस्फोटकार का इस्तेमाल करना होगा। वही है क्या नागपाशा का इस पर कोई असर नहीं हुआ। हा फू, मेरे पुराने सभी तरीके तो नागपाशा पर बेकार हुए। अब तो इसे समाप्त करने का कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं नया तरीका होगा कौन सा? अचानक नया तरीका, वाह आ गया समझ। अपनी उस नई शक्ति का इस्तेमाल जो कालजयी की बदौलत मेरे शरीर में मौजूद है, इसका नाम है नागफनी सर्प। शानदार ढंग से नागराज ने अपनी नई शक्ति से अपना काम कर दिखाया। खट नागफनी सर्पों की वजह से नागपाशा की गर्दन उसके धड़ से कटकर नीचे आ गिरी। धम। और अब शुरू होगा असली सीन। इसी के साथ हुआ घोर आश्चर्य। नागपाशा की गर्दन हवा में लहराकर ठाका लगा रही थी। हाँ, मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग करके तो ये सोच रहा है नागराज कि तूने मुझे मार दिया है, तेरी भूल है। नागपाशा नहीं मरेगा, वह अमर है, अमर है। हा। इस बार नागफनी सर्पों का निशाना बने थे नागपाशा के हाथ। खच 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 खचाक खचाक खच। लेकिन उन हाथों को भी दोबारा जोड़ने में ज़्यादा देने लगी। हाँ नागराज, आखिर तू समझता क्यों नहीं, तेरी ये सारी कोशिशें बेकार हैं। हाँ। हथपथ नागराज और नगीना को छोड़कर नागपाशा खजाने के बड़े बक्से की तरफ बढ़ा। वो इसे मारा नहीं जा सकता, ऐसे घायल नहीं किया जा सकता, फिर इसे रोके तो कैसे? तुमसे लड़ते लड़ते मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए मैंने खजाने का बक्सा लेकर यहाँ से रवाना होने का निर्णय लिया। लेकिन मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि तुम मौत से बच जाओगे। मरोगे तुम हर हाल में, और तुम्हें मौत देगा मेरा सेवक काल भुजंग। कड़ूम। हाँ, सेवन सी दौड़ गई ना काल भुजंग को देखकर। ये तुम्हें मौत देने का काम बड़े अच्छे ढंग से अंजाम देगा काल भुजंग। उफ। हाँ ठीक कहा स्वामी ने, ऐसे कामों के लिए मैं काफ़ी सिद्धहस्त हूँ। वर्षों से स्वामी के लिए सैकड़ों हत्या कर चुका हूँ मैं, उन्हीं में अब तुम्हारा नाम शामिल होगा। हाँ हाँ हाँ। शाबाश काल भुजंग, शाबाश, ख़त्म कर डाले ने। मैं ज़रा दर्शन कर लूँ उस खजाने के जिसे देखने के लिए वर्षों से मेरी आंखें तरस रही हैं। खजाने के पास, बक्से के पास पहुँचकर खुशी से आंदोलित हुए नागपाशा ने एक झटके में बक्से का ढक्कन हटा दिया और इसी के साथ सैकड़ों बिच्छू कांटे से उछला। पसीने से तरबतर हो गया उसका शरीर और छूट गया उसके हाथ से थमा बक्से का ढक्कन। धमाम। ढक्कन बंद होने की आवाज़ ने मानो नागपाशा को नींद से जगाया। दूसरे ही क्षण, नागराज, नगीना तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं खजाने को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम काल भुजंग से अपनी जान बचाने में सफल हो जाओ तो यह खजाना तुम्हारा हो सकता है। तेरी से वहाँ से निकल गया नागपाशा और स्तब्ध रह गए नागराज और नगीना काल भुजंग से जूझते हुए छोड़कर। समझ में नहीं आया नगीना, जिस खजाने के लिए नागपाशा ने इतना सब कुछ किया वैसे यूं ही हमारे लिए छोड़कर भाग गया। हैरान मैं भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोचो नागराज। खजाने के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ, ये अपने किसी तरीके से मात खाता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसे ख़त्म करने के लिए एक नया तरीका सोचते हैं और इस तरीके के लिए हमें संयुक्त रूप से काम करना होगा। जैसे कि इस ऊपर छत पर लटके लोहे के मजबूत कुंडे की सहायता से मजबूत सर्प रस्सी का फंदा तैयार करना होगा और मैं इसके नीचे पैरों के नीचे ज़मीन में एक गड्ढा तैयार करती हूँ। कड़ाक, ताकि आसानी से फांसी पर लटक कर अपने प्राण गंवा दे।
गुड, यही चाहता था मैं। उस अद्भुत फांसी पर लटका कालभुजंग कुछ देर छटपटाया जरूर, लेकिन अंततः मर गया हमारे संयुक्त प्रयास से। आओ अब खजाना देखें। दोनों ने आगे बढ़कर खजाने के बड़े बक्सन का खोला और उछल पड़े, और उछलते भी क्यों ना। जिस बक्से को सर्प मणियों, अकल्पनीय हीरे जवाहरातों से लबालब भरा होना चाहिए था, वह एकदम खाली पड़ा था। आश्चर्य के सागर में डूबते नागराज के खुले मुंह से बड़ी मुश्किल से एक साथ निकले हुए शब्द, कहाँ गया खजाना, क्रमशः क्रमशः क्रमशः। और इस बॉक्स में एक मास्क पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये नागपाशा कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है, और इसकी अगली खजाना सीरीज़ की आखिरी कॉमिक्स आएगी। अब अगला पार्ट खजाना, जो इसका फिनाले पार्ट है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। दोस्तों, नागराज व नगीना ने, ठीक यही सवाल आपके मस्तिष्क में भी हथौड़ा की बात ही बज रहा होगा, लेकिन अगर थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल का जवाब खोज सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, दौड़ाइए अपने दिमाग और लिख भेजिए हमें सवाल का जवाब। इस कॉमिक्स के सभी सवालों का जवाब को मिलेगा नागराज के आगामी विशेषांक खजाना में। तो देखते रहिए दोस्तों, कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।